बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम में खुश आमदीद कहते हैं। इमरान खान साहब के असम्बलियाँ तहलील करने के ऐलान के बाद हमने देखा है कि मुल्क की सियासत के अंदर मज़ीद तेज़ी और गर्मी जो है वो देखने में आ रही है। इमरान खान साहब ने ऐलान किया है कि 23 दिसंबर को पंजाब की और खैबर पख्तूनख्वा की दोनों असम्बलियाँ जो है उनको तहलील कर दिया जाएगा। लेकिन उसके बाद कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स आई हैं, क्योंकि उन्होंने जो खिताब किया था, उन्होंने जनरल बाजवा के हवाले से कहा कि उन्होंने हमारी हुकूमत के ख़ात्मे में जो है अपना एक किरदार अदा किया था, जिसके ऊपर परवेज़ इलाही साहब जो हैं उन्होंने अपनी नाराज़गी का इज़हार किया इंटरव्यू के अंदर भी, और ऑफ द रिकॉर्ड जर्नलिस्टों को भी कहा कि इमरान खान साहब से ये वादा लिया गया था कि वो जनरल बाजवा के हवाले से कोई ऐसी बात नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने इनको काफ़ी ज़्यादा सपोर्ट किया जब वो वज़ीर आज़म पाकिस्तान थे और वो उनके मौसन थे। और लग ऐसे रहा था कि जैसे काफ लीग और पीटीआई के दरमियान एक कोई गैप पैदा हो रहा है, और ये जो असम्बलियाँ तहलील करने का मामला है ये घटाई में पड़ सकता है। तहम इमरान खान साहब ने आज जो मेंबरान सूबाई असम्बली से मुलाकात की, अपने पार्टी के लोगों से मुलाकातें की है, तो उन्होंने कहा है कि हर पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है। उनका जनरल बाजवा के हवाले से जो भी नज़रिया है वो उनका अपना है, हमारा अपना है, लेकिन दोनों पार्टियां जो हैं वो एक दूसरे के करीब हैं और इलेक्टोरल प्रोसेस में भी वो एक दूसरे के करीब होंगी। आने वाले दिनों में देखते हैं कि जो इस वक्त ऐलान किया है इमरान खान साहब ने, उसके ऊपर 23 तारीख को किस हद तक अमल दरामद होता है। दूसरी जानब जो हुकूमत है इत्तेहादी, उनकी कोशिश ये है, और आपने देखा भी है कि सदर आसिफ अली जरदारी फॉर्मर प्रेसिडेंट और शुजात साहब और प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ साहब जो हैं उनकी मुलाकातें हुई, और इस वक्त भी फेडरल गवर्नमेंट जो है वो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव है पंजाब के अंदर की असम्बली को तहलील होने से बचाया जा सके। और परवेज़ इलाही साहब के हवाले से भी शुजात साहब ने कहा है कि मैं कोई गारंटी नहीं दे सकता कि उससे अगर बात हो उनसे तो क्या वो एग्री कर जाएंगे। जो एक फार्मूला आसिफ अली जरदारी साहब या शहबाज शरीफ साहब जो है वो लेकर चल रहे हैं असम्बली को बचाने के हवाले से। साथ ही साथ आपको मालूम है कि मुल्क के अंदर दहशत गर्दी की एक नई लहर जो है वो पिछले कई माह से हम देख रहे हैं, ख़ासकर खैबर पख्तूनख्वा के अंदर। और पिछले 24 घंटे के दौरान बन्नू में जो एक सीटीडी का ऑफिस था, वहाँ पे दहशत गर्दों ने हमला किया है, और अभी तक बताया जाता है कि मुज़ाकरात उनके साथ चल रहे हैं। कुछ एहलकारों को उन्होंने यरगमाल बनाया हुआ है। सो एक बड़ा चैलेंज है दहशत गर्दी का। और अफगानिस्तान की बॉर्डर के हवाले से भी हमने देखा है कि बलूचिस्तान के अंदर भी अफगानिस्तान के साथ भी हमारे जो मामलात हैं सिक्योरिटी के हवाले से वो इतने खुशगवार नहीं हैं। इन तमाम इश्यूज़ के ऊपर आज के प्रोग्राम में हम बात करेंगे। पहले हम बात करेंगे मुल्क की सियासत के ऊपर, और जो हुकूमत का इस वक्त मौक़िफ़ है उसके ऊपर मेरे साथ मौजूद हैं जनाब सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब। आप फॉर्मर गवर्नर पंजाब हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के मरकज़ी रहनुमा हैं। बहुत शुक्रिया खोसा साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएँ कि इमरान खान साहब ने तो एक डेडलाइन दे दी है 23 तारीख की, और हमने देखा है कि फॉर्मर प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी साहब, प्राइम मिनिस्टर शहबाज साहब और जो शुजात साहब जो हैं उनकी मुलाकातें भी हो रही हैं, मीटिंग्स हो रही हैं, और उनकी कोशिश ये है कि पंजाब की असम्बली को बचाया जा सके। काइंडली ये मुझे बता दें कि कॉन्स्टिट्यूशनली, लीगली एंड पोलिटिकली क्या एक ऑप्शंस इस वक्त जो है पीडीएम की गवर्नमेंट या जो इत्तेहादी हुकूमत है आपकी, उसके पास है कि पंजाब की असम्बली जो है उसको बचाया जा सके? नहीं, मेरे ख्याल में वही ये इशू नहीं है। जो जितने भी हमारी कौमी क़यादत है वो सभी सर जोड़ के इसका हल सोच रहे हैं कि किस अंदाज से इसको जो है आगे बढ़ा जाए। और मेरे ख्याल में तो मोहतरम इमरान खान साहब की भी यही काविश है। जब 23 तारीख दी है, वगरना कौन सी चीज रोक सकती थी कि उसी दिन दो वज़राए आला इनके दाएं और बाएं बैठे हुए थे और उसी दिन तहलील कर देते, जो है असेंबलीज को भेज के समरी तहलील कर देते, और गवर्नर के पास कोई ऐसा अख्तियार नहीं है सिवाय इसके कि 48 घंटे तक वो रोक सकता है, और 48 घंटे के बाद वो खुद ब खुद ऑटोमेटिकली मुअस्सर हो जाती है और वो असेंबली तहलील पजीर हो जाती है 48 घंटे के बाद। तो कोई ऐसी, मेरा नहीं ख्याल, सभी ये सोच रहे हैं कि इसका जो है अच्छा एक आसान हल ढूंढा जा सके, और बजाय इसके कि हम 30 मील करवाएं, यानी पंजाब का और केपीके का इलेक्शंस करवाएं। और ये तजर्बा पाकिस्तान में एक दफा पहले हुआ था, बहुत फियास्को हुआ था, मार्शल लॉ लगा था,
और दोबारा मेरा नहीं ख्याल इस चीज की कोई भी मुतहम्मिल है कि हम एक और बेयकीनी की कैफियत पैदा करें और मुआशी बदहाली जो पहले ही इस मुल्क में बहुत ज्यादा हमें जो है वो तो सरदार साहब एक इसका क्या मतलब आपने कहा कि इमरान खान साहब भी यही चाहते हैं, इसीलिए उन्होंने 3 4 5 दिन का जो भी टाइम जो है वो उन्होंने दिया है। बट जो इस वक्त इत्तेहादी हुकूमत है उनकी कोशिश ये है कि इस हुकूमत को बचाया जाए या असम्बली को बचाया जाए, लेकिन इमरान खान साहब जो हैं वो बिल्कुल क्लियर हैं। और परवेज़ इलाही साहब ने डिस्पाइट द फैक्ट कि जनरल बाजवा के हवाले से इमरान खान साहब और परवेज़ इलाही के दरमियान बिल्कुल वाज़े तौर पे एक तकसीम हमें दिखाई देती है उनकी सोच के अंदर, उनकी अप्रोच के अंदर। बट एज फार एज पंजाब असम्बली इज कंसर्न दे आर वेरी क्लियर, और वो एक ही पेज के ऊपर हैं, क्योंकि काफ लीग को काफ़ी ज़्यादा इलेक्शन में फ़ायदा हो सकता है इफ़ दे रिमेन विद पीटीआई एट द मोमेंट, जो इस वक्त उनकी पॉपुलैरिटी है। तो फिर इसका और कौन सा रास्ता हो सकता है? देखिए वहीद, एक पेज पर बिल्कुल भी नहीं है, ये आपके जहन में एक पता नहीं कैसे आ गया, ये एक पेज पर नहीं है। और बल्कि वो बरहम हुए कि आपने मुझे साथ बिठाकर जो आपने बातें की हैं जनरल बाजवा साहब के खिलाफ, वो इतनी उनके नजदीक आसन नहीं थी, अच्छी नहीं थी, दुरुस्त नहीं थी, और उन्होंने उस पर बहुत तो बरहमी का यही इजहार इमरान किया खान साहब कहते हैं कि ये तो जाहिर है कि उनकी अपनी पार्टी है, उनकी सोच है। इसके अलावा जो खासकर इलेक्टोरल जो प्रोसेस है उसके ऊपर हम दोनों जो हैं वो इत्तेहादी हैं और इलेक्शन भी इकट्ठे लड़ेंगे। और देखिए सियासत में कोई हर्फ आखिर नहीं होता है, यही उन्होंने कहना है। जाहिर है इमरान खान साहब और क्या कहेंगे कि हमारी दरारें पड़ गई हैं, वो तो लामहला उनके लिए पॉलिटिकल सर्वाइवल इसी में है कि वो यही कहें, और यही कहना ही उनके लिए मुनासिब था। लेकिन एक पेज पर नहीं है, ये मैं आपको बता रहा हूँ। मगर बाहर कैफ हैविंग सेड दैट, मैं समझता हूँ कि सभी ये सोच रहे हैं। देखें बहुत गंभीर हालात हैं इस वक्त, जो है आपकी मईशत जो है वो बहुत तबाही के दहाने पे खड़ी हुई है। हमने रियासत को बचाना है, हमने अपने पॉलिटिकल कैपिटल को जो है वो दाव पे लगा दिया, और इतने सख्त एक्शंस लेना पड़ी इस को जी डिफॉल्ट से निकालने खोसा के लिए। साहब जी, बिल्कुल आप देखिए इमरान खान साहब भी यही बात करते हैं। वो कहते हैं जी रियासत को बचाना है, मईशत जो है वो डूब रही है, और पीडीएम की जो गवर्नमेंट है वो अपनी हुकूमत और जाहिर है कि बाकी चीज़ें बहुत ज़्यादा हैं कि अपने केसेस जो हैं वो क्लियर करवा रहे हैं, अपने आप को बिल्कुल साफ करवा रहे हैं, वो बाकी बातें भी हैं। आप लोग जो हैं वो भी कहते हैं कि हमने रियासत को बचाना है। दोनों जो है वो एक ही स्लोगन को लेके आगे चल रहे हैं, लेकिन रास्ते दोनों के मुख्तलिफ हैं। अब कौम जो है वो बिल्कुल परेशान है और कंफ्यूज भी है कि कौन जो है वो बात दुरुस्त कर रहा है। देखें वही, एक बात तो ये है कि केस हमारा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का एक केस भी इसके ताबे जो है अमेंडमेंट्स के जरिए दाखिल दफ्तर नहीं हुआ। एक केस भी विड्रॉ नहीं किया नैब के चेयरमैन ने हमारा। इसलिए जहां तक आप केसों की बात कर रहे हैं, उनसे पूछिएगा, पीएमएलएन से पूछिएगा कि उनके केसेस का, बाकी मामला अदालत में है, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। लेकिन हमें ये ताना ना है कि हमने अपने एक केसेस खत्म करवाए हैं, हमारा एक केस मैंने भी मैंने जेनेरिक बात की है, मैंने पीडीएम की बात, मैंने पीपल्स पार्टी की बात नहीं की। नेचुरली पीएमएलएन जो है दे आर गेटिंग बेनिफिट आउट ऑफ ऑल व्हाटएवर पीडीएम इज हैपनिंग फॉर लास्ट 8 मंथ्स। नहीं नहीं, पीडीएम का ताना हमें इसलिए ना दें कि हम एक पॉलिटिकल पार्टी इंडिपेंडेंट एंटिटी है। ठीक। हमने जरूर उनके साथ ताकत जो है की इसमें कि हमने अदम एतमाद की तहरीक लेकर आए, उसका हम हिस्सा जरूर हैं। और हुकूमत में भी आपने देखा कि हमने वजारत दाखिला, वजारत खारजा ली है, और वजीर खारजा आप देख रहे हैं कि इंटरनेशनली ग्लोबली वो कश्मीर इशू को, वो इंटरनेशनल जो है पाकिस्तान को आइसोलेशन से निकाल कर वो दुनिया में कर रहे हैं। वो इन चीजों में रैंगलिंग्स में नहीं जो है अपने आप को उलझा रहे, जो इस वक्त मामला है। लेकिन मैं अर्ज कर रहा हूँ ये कि देखें वहीद, बहुत गंभीर इसलिए हालात हैं कि नंबर वन, आपने इलेक्शन कमीशन पीटीआई को कबूल नहीं है, तो क्या आपने इलेक्शन कमीशन का इसी के तहत अगर इलेक्शन करवा के और फिर नतायज मस्बत इनके नहीं आते, तो क्या फिर हम जो है धांधली धांधली का फिर हम रट लगाएंगे? जीतने वाला कहेगा कि शफाफ इलेक्शन हुए, हारने वाला कहेगा कि ये जो है
धांधली हो गई है। तो क्या ये हल है, मुझे तो बताएं। आप फिर इससे आप तो आप ये सजेस्ट कर रहे हैं कि जनरल इलेक्शन से पहले जो है वो इस इलेक्शन कमीशन या इलेक्शन कमिश्नर साहब जो हैं उनका कोई मतलब कोई अल्टरनेटिव ढूंढा जाएगा? तो है ना, एक इशू ये कुछ तो पीटीआई बैठ के इसमें भी बताए हल का, इसका यकीनन तलाश करें, ठीक। सियासतदान सभी मिलकर इसका हल तलाश करें। अगर पीटीआई इतनी ही मुतनफिर है, इतनी ही मुतनफिर है कि वो समझती है कि ये तो बिल्कुल मेरा मुखालफत में दुश्मनी में इस हद तक गया हुआ है कि मुझे इस पे कोई एतबार नहीं है, तो बैठ के इसका नंबर 1। नंबर 2, इलेक्शन कमीशन कहती है और सही कहती है, आइन के मुताबिक कहती है कि जब तक सेंसस मर्दमशुमारी नहीं होती है, वन टाइम अमेंडमेंट हुई थी, आपको याद होगा जी। 2018 के इलेक्शन के लिए। अब आपको मर्दमशुमारी चाहिए और नोटिफिकेशन चाहिए। मर्दमशुमारी में 4 से 6 माह लगते हैं। फिर आपको हल्का बंदियां मकसूद है। फिर आपको रकम पैसे की जरूरत है। 47 अरब एक मांगा है, इलेक्शन कमीशन ने 20 अरब इजाफी मांगा है। 70 अरब रुपया आप देखिएगा कि इलेक्शन कमीशन ने मांगा है। और एक दफा आप ये इलेक्शन 70 अरब करवाएंगे और 4 महीने या 3 महीने के बाद दूसरा इलेक्शन करवाएंगे, 70 अरब और देंगे। मुझे बताएं कि पाकिस्तान इस चीज का मुतहम्मिल है और पाकिस्तान के पास ये पैसे हैं? ये सारी चीजें। और फिर कहते हैं कि 1 करोड़ जो है हमारा पाकिस्तानी एक्सपैट्रिएट बाहर है, जिसको हक के राय दही होना चाहिए। मैं खुद इस चीज का कायल और बिल्कुल उनके इस हक का मैं वो ईवीएम की भी बात कायल। करते हैं, तो इस सूरत हाल में ये जो सूरत हाल है, यानी ट्रस्ट डेफिसिट है, दोनों जो हैं यानी गवर्नमेंट और पीटीआई जो है वो बिल्कुल मुख्तलिफ सिमत की तरफ जा रही हैं अपनी सोच और आइडियोलॉजी के मुताबिक। तो फिर क्या कोई तीसरी कोई ऐसी कुव्वत होगी जो कि दोनों को एक टेबल के ऊपर ला के बिठाएगी, या फिर आपस में इसी तरह खींचतानी की सूरत हाल रहेगी? नहीं वही खुदारा, ये मत कहें कि हमारी ये फिक्र या सोच, ये ग्राउंड रियलिटीज है, ये रियासत की जो है ये रिक्वायरमेंट है। हमारा कोई ऐसा सोच और फिक्र और मुतालबा और तकाजा नहीं है, नहीं बिल्कुल बोलते नहीं है। देखे ना, पीडीएम पीडीएम जो है या इत्तेहादी हुकूमत हम कह हमें देते हैं, ओके आई आई वोंट कॉल इट अ पीडीएम। वो तो कहते हैं जी कि इलेक्शन जो है वो अपने टाइम पे अक्टूबर में यानी नेक्स्ट ईयर होंगे, और कुछ ऐसे आवाज़ें आती हैं या कुछ ऐसी स्टेटमेंट्स दी जाती हैं कि शायद साल के लिए आगे चला जाएं इलेक्शंस। तो जाहिर है कि इस तरह की सूरत हाल के अंदर तो पीटीआई ने तो फिर एक्टिव होना है और वो इस किस्म की वो करेंगे मुतालबात। वही देखें, ऑपोजिशन तो ऐसा करती ही है, लेकिन कुछ अरसे से, और मोहतरम इमरान खान साहब ने इसकी शुरुआत की, कुछ अरसा से हुकूमत भी ऑपोजिशन का काम करती है। यानी मुझे बताएं कि ये जो मरियम औरंगजेब के बयानात होते हैं, या अता तारड़ के बयानात होते हैं, या मोहतरम इंटीरियर मिनिस्टर साहब के बयानात होते हैं, या लतीफ साहब के बयानात होते हैं, क्या ये प्रोवोकेटिव नहीं है? क्या ये जो है हुकूमत रियासत के जो है वुज़रा के बयानात ये तस्वर किए जा सकते हैं? रियासत के वुज़रा हमेशा एक रियासत के तदब्बर और उसकी इज्जत और वकार की गम्माजी करते हुए बहुत बुर्दबारी और तहम्मुल से बात करते हैं, और वो चाहते हैं कि इंफ्यूरिएट ना हो, क्योंकि टर्बुलेंस जो है वो सिर्फ ऑपोजिशन को सूट करती है, हुकूमत को कभी इश्तियाल अंगेजी सूट नहीं करती है, और हुकूमत हमेशा चाहती है कि नॉर्मलाइज हो। लेकिन हमने देखा मोहतरम इमरान खान साहब के भी सारे लगे होते थे। एक जो है जफर मौज होती थी, जो चोर 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 गाली 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 देके। रियासतें इस तरह नहीं चला करती हैं। जमहूरियत ऑपोजिशन और ट्रेजरी के संगम से चलती है, साझी सोच कलेक्टिव विजडम से चलती है, एक दूसरे को बर्दाश्त करके एक दूसरे के मामलात पार्लियामान के अंदर उनको हल करना मकसूद होता है। कानून साजी करनी हो, पॉलिसी साजी करनी हो, आपको मिल बैठकर ये करना होते हैं। ना आपको न्यूट्रल्स की तरफ देखना पड़ता है, ना आपको अदलिया के हाथ में अपनी दाढ़ी देना पड़ती है। ये अजीब है कि इस तरह से रियासत के मामला चलते हैं। तो मेरे ख्याल में सभी को मिल बैठकर इस चीज का इदराक करना चाहिए, मसाइल सामने रखें और उसके हल की तरफ जाएं। हमारा कोई ऐसा तकाजा नहीं है, ये इलेक्शन कमीशन का काम है, आईनी जिम्मेवारी है कि वो इलेक्शन साफ और शफाफ करवाए। लेकिन मुझे बताएं, अगर इलेक्शन कमीशन के टॉलरेंस पास टॉलरेंस पैसे। की, जी जी सरदार साहब, टॉलरेंस का मसला है, बेसिकली बर्दाश्त का मसला है। और हमारी सियासत जो है अनफॉर्चुनेटली इतनी ज़्यादा तल्ख हो चुकी है पिछले चंद सालों के अंदर कि सियासतदान जो है वो एक ज़माने में ऐसा नहीं होता था, लेकिन अब एक दूसरे को बर्दाश्त करने के लिए
तैयार नहीं है। बहुत शुक्रिया आपका सरदार लतीफ़ खान खोसा साहब, फॉर्मर गवर्नर पंजाब और मरकज़ी रहनुमा हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। नाज़रीन हमारे साथ गुफ्तगू कर रहे थे आजकल की जो सियासी सूरत हाल है उस पर। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आएंगे, प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। वेलकम बैक नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद हैं हसन खावर साहब। आप साबिक वज़ीर आला पंजाब के मुआवन ख़ुसूसी रहे हैं, अतलात के मरकज़ी रहनुमा हैं PTI के। बहुत शुक्रिया खावर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि जो खान साहब की एक अनाउंसमेंट है और जो उनकी सोच है, क्या उसके मुताबिक ही 23 को असम्बली जो है पंजाब की वो तहलील होने के लिए जा रही है? इन बिटवीन जो स्टेटमेंट्स आई हैं वज़ीर आला पंजाब की, परवेज़ इलाही साहब की, मोनस इलाही साहब की मुलाकात खान साहब से, और आज उनकी जो मुलाकातें हुई हैं कुछ MPAs के साथ, जहां पे उन्होंने कहा है कि हर पार्टी का अपना एक नज़रिया होता है, बट अभी तक काफ लीग के साथ हमारा जो एक इत्तेहाद है वो कायम है और इलेक्टोरल इत्तेहाद भी कायम रहेगा। क्या कहेंगे? जी बिल्कुल, देखिए ये बात समझनी पड़ेगी। किसी भी जो एक सियासी जमात होती है, एक सियासी जमात के अंदर भी हर शख्स की एक सोच नहीं होती, लेकिन ये होता है कि पार्टी का एक डिसिप्लिन है, एक फैसला साजी का एक तरीकाकार है, और उसके बाद जब पार्टी एक फैसला लेती है तो सवाल यह है कि क्या पार्टी उस पर मुत्तफिक होती है कि नहीं। तो पहले बात यह है कि ये फैसले के अंदर तमाम लोगों की तमाम आराएं शामिल थी, लेकिन फैसला ये था कि असेंबली की तहलील होनी है और पूरी पार्टी उसके पीछे खड़ी है। इसी तरह जब दो सियासी जमातों का इश्तराक होता है या उनका अलायंस होता है, तो वो दोनों सियासी जमातें भी मुख्तलिफ सोच रख सकती हैं, और इसमें कोई ढकी छुपी बात नहीं कि काफ लीग की बिल्कुल ये राय थी कि अभी फौरी तौर पर असेंबलियाँ तहलील नहीं करनी चाहिए, लेकिन उन्होंने ये इख्तियार इमरान खान साहब को दिया, क्योंकि वो जो मेजॉरिटी पार्टी है वो उसके लीडर भी है, हमारी मेजॉरिटी भी, और उनकी क़यादत पर परवेज़ इलाही साहब और मोनिस इलाही साहब ने एतमाद भी किया, आरा उन्होंने अपनी दी। वो बात करने के बाद जो है जब फाइनल डिसीजन हुआ तो वो यही हुआ कि 23 दिसंबर को असेंबली तहलील कर दी जाएगी। वही फैसला आज भी है, इंशाल्लाह कल भी होगा, और 23 को असेंबलियाँ उसी के मुताबिक तहलील होंगी। उसमें कोई आगे पीछे चीज़ नहीं है। बाकी इधर उधर के जो बयान ले लेते हैं लोग, उससे मीडिया थोड़ा सा सेंसेशनलाइज करता है, लेकिन उससे इस इत्तेहाद में कोई फर्क नहीं। हसन साहब, मीडिया तो आप कह रहे हैं कि बहुत ज़्यादा सेंसेशन जो है वो फैलाना शुरू कर देता है। बेसिकली चीज़ें जब बाहर आती हैं, जनरल बाजवा के ऊपर इमरान खान साहब का जो नुक्ता नज़र है वो परवेज़ इलाही साहब उससे डिसएग्री करते हैं। वो कहते हैं मुझे साथ बिठा के उन्होंने जनरल बाजवा के बारे में जो कुछ कहा, उनके साथ एक कमिटमेंट थी कि वो जनरल बाजवा के हवाले से कोई बात नहीं करेंगे। सो द इशू इज फॉर्मर आर्मी चीफ, तो जाहिर है कि वो ये कहते हैं कि वो PTI के हक में थे, ताहम खान साहब कहते हैं कि उन्होंने हमारी हुकूमत को ख़त्म किया। नहीं देखिए, मैं तो परवेज़ इलाही साहब की राय हो सकती है अपनी, मतलब कोई ज़रूरी तो नहीं है कि जिसने हमारी पार्टी के साथ अलायंस करना है वो हमारी हर राय से इत्तेफाक करे। परवेज़ इलाही साहब ज़रूर ऐसा समझते होंगे तो कहते हैं, हम लोग ऐसा नहीं समझते, ना ऐसा कहते हैं, इसमें तो कोई बड़ी बात नहीं। नहीं, वो ये कहते हैं कि एहसान फरामोश नहीं होना चाहिए, उन्होंने एहसान किए हैं बहुत PTI के ऊपर। उनकी नज़र में किए होंगे ना जी, हमारी नज़र में किए होते, एहसान फरामोश तो कोई भी नहीं होता। हमारी नज़र में किए होते तो हम भी करते। वो उनकी सोच है, मैं वही कह रहा हूँ कि देखें हर शख्स को अपनी राय रखने का हक है। हो सकता है उनकी नज़र में कुछ चीज़ें ऐसी हो या उनकी नॉलेज में ऐसी चीज़ें हों, हमारा व्यू उसके बारे में फ़र्क है। हमारा नहीं ख्याल कि कोई एहसान था, ना ही कोई एहसान फरामोशी है, तो ये दो मुख्तलिफ राय है, इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। हसन साहब, डू यू थिंक कि अभी तक खान साहब को ही शुड बी कमिंग, यू नो, ही मस्ट बी लुकिंग टू द फ्यूचर, आगे की तरफ बढ़ें? हिस्ट्री में ठीक है, हिस्ट्री से इंसान, तारीख से सबक सीखना चाहिए, लेकिन आगे बढ़ना चाहिए। अभी तक वो क्यों, मतलब हर तकरीर के अंदर जो है वो पहले की जो इस्टेब्लिशमेंट थी या जनरल बाजवा जो है जिस तरह से जो भी उनके मतलब नज़रों के सामने उन्होंने वो ये समझते हैं कि शायद उनकी हुकूमत को के ख़ात्मे में उनका एक कलीदी किरदार था। तो डू यू थिंक कि इन चीज़ों से आगे बढ़ना चाहिए, आपकी पार्टी को मुस्तकबिल की तरफ देखना चाहिए? देखिए, जो शख्स सिर्फ माजी में रहेगा वो भी अक्लमंद नहीं है, और जो शख्स माजी को भुला के आगे बढ़ेगा वो भी अक्लमंद नहीं है। अक्लमंदी ये है कि आप माजी की गलतियां और जो लेसन्स हैं वो याद रखें
और नज़र अपनी मुस्तकबिल पे रखें। खान साहब ने यही तो कहा है कि अगर हम आ गए तो इस सिलसिले में कोई कार्रवाई नहीं करेंगे, लेकिन बहरहाल जो हमारे माजी ने हमें सिखाया है वो अब जहन में तो रखना और दोहराना भी चाहिए, ताकि आइंदा मजीद ऐसी गलतियां ना लेकिन करें आप लोगों और ऐसे आप लोगों के एक्सपीरियंसेस ना खान हों। प्राइम मिनिस्टर इमरान खान साहब भी उनकी तारीफें करते थे, मईशत के हवाले से, डेमोक्रेसी के हवाले से, हर जगह के ऊपर वो उनकी तारीफें करते थे कि द मोस्ट डेमोक्रेट जनरल आई हैव सीन एवर। वो जनरल अगर ज़ियाउल हक के भी कंपैरिजन उनके साथ करते थे कि ये बेहतर हैं, जनरल मुशर्रफ का भी करते थे कि ये बेहतर हैं, लेकिन हुकूमत के खात्मे के बाद पूरी की पूरी जो है वो आप लोगों की सोच ही चेंज हो गई। तो अगर मेरे सामने आप रोज़ मुझे मिलें और मेरी तारीफ़ें करें और मेरे साथ चलें और कहें कि हम साथ चल रहे हैं, एक विज़न है, एक चीज़ है, तो मैं आपकी तारीफ़ करूँगा। अगर कल को मुझे पता चलेगा कि नहीं, अंदर से तो आप चाह रहे थे कि मैं चला जाऊँ और ये कोशिश कर रहे थे, तो फिर मैं वो चीज़ अवाम के सामने रखूँगा, तो इसमें भी कोई ऐसी बात नहीं। जब जैसे-जैसे फैक्ट सामने आते हैं, वैसे-वैसे इंसान अपनी राय बदलता है। तो अभी आप लोग इस वक्त जो वहाँ पे मुलाकातें हो रही हैं पीपीडीएम के जो कायदीन हैं उनकी, आप क्या समझते हैं कि वहाँ पे कोई गवर्नर राज तो नहीं आ सकता, लेकिन वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस के लिए परवेज लाई साहब को अगर ये कहते हैं तो वो तो एक कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोसेस है, तो डू यू थिंक कि ये डेट जो है ये आगे जा सकती है 23 से? देखिए, वो पहली बात तो ये है कि उसका इम्पैक्ट देख लें, 2 और 2 4 ही होगा ना। हम्म। 2 और 2 हो सकता है कि पाकिस्तान के जो जादूगर हैं वो उसको सवा 4 साढ़े 4 कर लें। अब 2 और 2 को 8 या 10 तो बना नहीं सकते, तो उससे फ़र्क तो कोई पड़ना नहीं है। बहरहाल ये ज़रूर है कि अगर असेंबलियों की तहलील से 1 दिन पहले वो वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस मूव कर दें, तो वोटिंग में 1-2 दिन और लग सकते हैं, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा। मतलब मैं नहीं समझता कि वो ऐसी कोई बेवकूफ़ी की चाल क्यों चलेंगे, जिससे सिर्फ़ 2 दिन चीज़ आगे जाएगी, उससे किसी को फ़ायदा तो कोई नहीं होगा। तो मेरा नहीं ख्याल कि वो ऐसा करेंगे, और अगर करेंगे तो मुझे तो उसकी कोई लॉजिक समझ नहीं आती। अंडरस्टैंडिंग काफ लीग के साथ क्या है? अंडरस्टैंडिंग काफ लीग के साथ ये है कि पहले जिस तरह इकट्ठे थे, अभी भी आगे इस तरह ही इंशाल्लाह इकट्ठे चलेंगे। नहीं, लेकिन अब आप लोग कंटेस्ट अपनी अपनी उसके ऊपर करेंगे, मतलब पार्टी स्लोगन के ऊपर इलेक्शन लड़ेंगे, या जी। जिस तरह से वो डिमांड कर रहे हैं, जो खबरें आ रही हैं कि 35 सीटें उन्होंने मुतालबा किया है पीटीआई से कि हमें दें आप? 35 सीटें नहीं डिमांड की, लेकिन ये है कि देखें, बिल्कुल अपने अपने पार्टी की अभी तक की अंडरस्टैंडिंग यही है, अपने अपनी पार्टी के झंडे के तले इलेक्शन लड़ेंगे। वो अपने पार्टी का तशख़्ख़ुस बरकरार रखना चाहते हैं, बड़ी उनकी एक जायज़ सी ख्वाहिश है, और उसके बाद जो इलेक्टोरल एडजस्टमेंट अगर कोई होगी तो उस पर बात होगी, और बिल्कुल उसकी पॉसिबिलिटी हमारे इत्तेहादी हैं, तो क्यों ना उनको साथ लेके चलें, साथ लेके चलेंगे इंशाल्लाह। तो हल्के कौन से हैं? वो हल्के हैं जहाँ पे काफ लीग मजबूत है, उन हल्कों में वो चाहते हैं कि आप लोग अपने कैंडिडेट्स जो हैं उनको खड़ा ना करें? देखिए, अभी डिटेल्स तो वर्कआउट नहीं, बट ज़ाहिर है यही होगा ना, जहाँ पर उनके हैं वहीं वो जाएँगे ना, जहाँ पे उनके पास कैंडिडेट है, वो समझते हैं कि उनकी मकबूलियत है, उनका वोट बैंक है, वहीं पे वो जाएँगे। लेकिन अभी कोई डिटेल आयरन आउट नहीं हुई इसका इस लेवल पे। सो जो आप क्या समझते हैं कि परवेज इलाही साहब की और मोनस इलाही साहब की सोच के अंदर भी कोई फ़र्क है? बिकॉज मोनस इलाही साहब की ज़्यादा जो एक झुकाव है या टिल्ट है, या हम ये देखते हैं कि वो इमरान खान साहब की तरफ ज़्यादा उनका झुकाव दिखाई देता है, लेकिन परवेज इलाही साहब जो हैं वो थोड़ा सा प्रैक्टिकली चीज़ों को देखते हैं। वो ये देखते हैं कि मेरी पार्टी को या मुझे बेसिकली चीफ मिनिस्टर जो है वो क्या बेनिफिट मिलेगा। नहीं, देखिए, मैं तो नहीं समझता कि वो उसमें कोई फ़र्क है, लेकिन मुनीस इलाही साहब जो हैं, क्योंकि नौजवान क़यादत हैं, यंग आदमी हैं, उनको पता है कि उनका एक लंबा सियासी करियर है इंशाल्लाह, और उनको पता है कि पाकिस्तान का जो सियासी मुस्तकबिल है वो इमरान खान के साथ है, और उनकी जो हमायत है, उनकी जो लॉयल्टी है वो भी इमरान खान साहब के साथ है, और ये वक्त ने साबित भी किया अभी तक। तो मेरे ख्याल में कि मुनीस इलाही साहब का बिल्कुल इन्फ्लुएंस है इस चीज़ के ऊपर, लेकिन परवेज़ इलाही साहब से मेरा जितना इंटरेक्शन है या जितना मेरे इल्म में है, वो भी हमारे साथ ही हैं। उनको कोई ऐसी ख्वाहिश नहीं है कि वो हमसे अलग हो जाएँ। उनको मर्ज करने का तो नहीं आप लोगों ने कोई दावत दी कि आप अपनी अपना जो, या आप ज्वाइन कर लें पीटीआई को, या मर्ज कर लें काफ लीग को, जो देखिए, भी सियासी लोग उनके हैं हिस्से में ना, आता? देखिए, बात ये है, सियासी लोग हैं, और उनको मुझे लगता है कि सियासी फ़ायदा इसमें नज़र आता है कि वो अभी इस स्टेज पे तो अपने अलग सियासी जमात का तशख़्ख़ुस बरकरार रखें, शायद बेहतर उसमें उनको कुछ मिलेगा। तो एक सियासी फ़ैसला है उनका, और मैं समझ सकता हूँ, शायद हम में से कोई भी उनकी जगह होता तो इसी सोच का हामिल होता। लेकिन उसकी वजूहात तो मेरे ख़्याल में बड़ी क्लियर है कि जब आप एक अलग पार्टी होते हैं तो बेहतर आप शायद पावर शेयरिंग और वो चीज़ें हो जाती हैं। इज देयर एनी फियर कि जी जब गवर्नमेंट्स चली जाएंगी केपी और पंजाब के अंदर, तो जाहिर है कि आप लोगों के पास एडमिनिस्ट्रेशन तो नहीं रहेगी,
एडमिनिस्ट्रेशन होने के बावजूद FIR जो है वो आप लोगों की नहीं कट रही थी, तो कोई ऐसा खौफ तो नहीं है कि पकड़ दकड़ होगी और आप लोगों को जो है वो ज़्यादा सख्तियां देखना पड़ेंगी? खौफ तो नहीं है, लेकिन अंदेशा तो बहरहाल होता है ना। देखिए, अंदेशा तो है, अगर हमारी अपनी गवर्नमेंट है और इमरान खान साहब की मर्जी की FIR नहीं कर सकती, तो अगर आपकी अपनी गवर्नमेंट ना हो तो जाहिर है कि ये होगा। और एक ऐसे माहौल में जहाँ पे इलेक्शन कमीशन का जो किरदार है वो नहायत ही मशकूक रहा है और बहुत ही जानिबदाराना रहा है, तो जाहिर है कि ऐसे सवाल जन्म लेते हैं। लेकिन बहरहाल ये वक्त आने पे इस चीज़ से निपटेंगे और अदालतों के दरवाजे भी खुले हैं, वो भी खटखटाएंगे। लोगों की ताकत भी हमारे साथ है, अवामी हमायत भी हासिल है। तो मेरे ख्याल में कि कोशिश तो यही है कि एक हद से ज़्यादा वो ना जाएं इस चीज़ में। बहुत शुक्रिया हसन खाबर साहब, थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम। नाज़रीन, गुफ्तगू हो रही थी तहरीक इंसाफ के मरकज़ी रहनुमा हसन खाबर साहब से, जो पंजाब की इस वक्त सूरत हाल है, सारे की सारी पोलिटिकल लीडरशिप की और अवाम की जो नज़रें हैं वो इस वक्त ज़्यादातर पंजाब के ऊपर लगी हुई हैं कि क्या होने वाला है। यहाँ पे एक शॉर्ट ब्रेक लेंगे, वापस आके प्रोग्राम को आगे बढ़ाते हैं, हमारे साथ रहिएगा। नाज़रीन, हमारे साथ मौजूद है मोहम्मद अली सैफ साहब। आप वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन ख़ुसूसी हैं। इत्तलात के बहुत शुक्रिया बैरिस्टर साहब, आपने हमें टाइम दिया। सबसे पहले तो ये बताएं कि बनू में जो दहशत गर्दी का वाक़या पेश आया है उसकी इस वक्त लेटेस्ट खबरें क्या हैं? जी, लेटेस्ट इस वक्त सूरत हाल ये है कि दहशत गर्द जो तकरीबन 20-22 के करीब लोग हैं, उन्होंने CTD के एक एहलकार को वहाँ दफ्तर में यरगमाल बनाया हुआ है और इसको तकरीबन 24 घंटे हो गए हैं। और उनकी तरफ से पहले तो मुतालबा था कि उन्हें सेफ एग्जिट दिया जाए, लेकिन हुकूमती जो इदारे हैं उन्होंने जो उनके साथ मुज़ाकरात कर रहे हैं उन्होंने इनकार कर दिया इस बात से, और उनसे यही मुतालबा बार बार किया जा रहा है कि आप हथियार भी रखें और यरगमाली को भी रिहा करें और ख़ुद भी कानून के आगे जो है वो सरेंडर हो जाएं। लेकिन अभी तक उनकी तरफ से इनकार ही सामने आया है। तो हमारी हुकूमत की हर मुमकिन कोशिश ये है कि हम बग़ैर किसी वायलेंस के, बग़ैर किसी लड़ाई के हम जो है वो इस मामले को हल करें और मुज़ाकरात के ज़रिए ही मामले को अपने मंतकी अंजाम तक पहुँचाएँ। अल्लाह करे कि ये जो हमारी ख्वाहिश है ये पूरी हो, लेकिन अभी तक कोई बेहतरी की सूरत पैदा नहीं हुई। बहरहाल वो जो है ये लोग जो हैं ये महसूर हैं, इनको कॉर्डन ऑफ किया गया है, पूरे दफ्तर को जो है वो घेरा है और ये लोग सिचुएशन जो है वो कल से जैसी है उसी तरह ही अब तक है। अच्छा बैरिस्टर साहब, मुझे ये बताएं कि उनके साथ कुछ इनकाउंटर भी हुआ द मोमेंट दे एंटर्ड इनटू दैट एरिया? क्या कुछ दहशतगर्द जो हैं उनको हलाक भी किया गया है? देखें भाई साहब, एक चीज़ की मैं वजाहत करना चाहता हूँ। कल से ये एक मैं समझता हूँ एक गलत जो है एक अंडरस्टैंडिंग है जो सोशल मीडिया से ही शायद फैली है कि शायद ये इन लोगों ने कोई हमला किया है CTD के दफ्तर पे। ऐसी कोई बात नहीं है। ये CTD का स्टेशन है, काउंटर टेररिज्म डिपार्टमेंट का, और इस इलाके में चूंकि दहशतगर्दी के कुछ वाकयात कुछ अर्सा कबल हुए थे, तो CTD ने कुछ लोगों को जो मुश्तबा थे, जो जिनके बारे में ख्याल था कि शायद ये दहशतगर्दों के सहूलत कर रहे हैं, उनको गिरफ्तार किया था मुख्तलिफ इलाकों से और उनको यहाँ पर रखा गया था और उनसे तफ्तीश हो रही थी। तो जिस वक्त तफ्तीश कल हो रही थी शाम 4 बजे के करीब, तो उस वक्त 3 पुलिस एहलकार जो हैं वो इनकी हिफाजत पे, सिक्योरिटी पे मामूर थे। इन्होंने मौका पाकर उनको काबू किया, उनसे असला लिया और उस असले से इन्होंने पुलिस पर फायरिंग की, जिससे एक पुलिस एहलकार की शहादत हुई है और एक जख्मी है। लेकिन और एक जो है वो इनके कस्टडी में है, उसको इन्होंने यरगमाल बना दिया। तो इस वक्त सिचुएशन ये है, कहीं बाहर से कोई हमला नहीं हुआ, बाहर से कोई इन्फिल्ट्रेशन नहीं हुई और ना ही कोई लड़ाई हुई है, कोई फायरिंग का तबादला हुआ है। इतनी बात है कि ये अंदर थे, ज़ेरे हिरासत थे और इन्होंने मौका पाकर। और जो आप फरमा रहे हैं, जो आप बता रहे हैं कि इनकी तादाद 20 से 22 है, ये ऑलरेडी अरेस्टेड थे, यानी ये इन लोगों ने हमला नहीं किया, ये दे वर अंडर द कस्टडी? जी, ये बिल्कुल ज़ेरे हिरासत थे और इनसे तफ्तीश हो रही थी। बस वो तफ्तीश में उन्हें मौका मिल गया और उन्होंने हमला किया और इन अफराद को जो है यरगमाल बना दिया। और अब वो मुतालबा कर रहे हैं कि उन्हें वो इन यरगमाली को तब रिहा करेंगे जब इन्हें
यहाँ से निकलने का और एक महफूज रास्ता दिया जाए, वो उनका मुतालबा था, जो कि हुकूमत ने उसको रद्द कर दिया, मुस्तरद कर दिया। और अब इस वक्त एक ऐसी सिचुएशन है कि जिसको रिजॉल्व करने की कोशिश की जा रही है कि जल्द से जल्द जो है ये मामला खुश असलूबी से हल हो जाए। तो किस सतह पे बातचीत हो रही है बैरिस्टर साहब इस वक्त? देखें, जो लोग वहां पर महसूर है, जिन्होंने यरगमाल बनाया है इस एहलकार को, उन्हीं के साथ बात हो रही है। और फिलहाल तो उसी लेवल पर बातचीत है। जहां तक ताल्लुक है हुकूमत की साइड से, तो वहाँ के जो लोकल एहलकार हैं, हुकूमती जिम्मेदारान हैं, वो उनके साथ बातचीत कर रहे हैं। और चूंकि इलाका महसूर है, तो वहाँ पर उन्होंने सिर्फ उन्हीं लोगों को जाने की इजाज़त है जो जिम्मेदारी के साथ वहाँ उनके साथ फराइज सर अंजाम भी दे रहे हैं और उनके साथ बातचीत भी कर रहे हैं। इसमें क्या अफगानिस्तान की हुकूमत को तो नहीं इन्वॉल्व किया गया? देखिए, अफगानिस्तान की हुकूमत के साथ तो बराह रास्त इस मामले का कोई ताल्लुक नहीं है। सही ये तो जाहिर है। लेकिन अगर उनका इन्फ्लुएंस इस्तेमाल करना हो या उनसे कोई, डू यू थिंक कि कोई ऐसा सूरत हाल जो है वो भी पैदा हो सकती है, या ऐसी कोई सूरत हाल है? देखें, जहाँ तक इस सूरत हाल का ताल्लुक है, तो मैं अपना बता सकता हूँ कि मैं कल रात से अफगानिस्तान में जो इनकी क़यादत है उनके साथ मैंने खुद ज़ाती तौर पर बातचीत की है। और तकरीबन सारी रात मैं तो एक सेकंड के लिए नहीं सोया, उनके साथ राब्ते थे और फिर कोशिश यही करते रहे कि उनको कन्विंस किया जाए कि वो अपने बंदों को कहें कि वो हथियार डाल दें और अपने आप को पुलिस के हुकाम के हवाले करें। लेकिन बहरहाल वो बातचीत अभी तक किसी नतीजे पर नहीं पहुंची और अभी तक वो स्टेलमेट है। मैं समझता हूँ कि जिस तरह के लोग वो हैं, तो अल्लाह करे कि उन्हें बात समझ आए और वो एक अच्छे तरीके से ये मामले को खुश उसलूबी से ख़त्म कर दें। लेकिन मुझे इस वक्त तक तो उसमें कोई मज़ीद बेहतरी की उम्मीद नहीं है और ना इस वक्त कोई डेवलपमेंट हो रही है इस हवाले। बैरिस्टर साहब, आप काइंडली मुझे ये बताइएगा कि प्रोविंशियल गवर्नमेंट की इस्तेदाद कितनी है, यानी उनकी जो हमारी काउंटर टेररिज्म जिस जगह के ऊपर ये लोग जिनको रखा गया था, हमारी वहाँ पे कैपेसिटी क्या है, हमारे पास रिसोर्सेज कितने हैं, हमारे पास टेक्नोलॉजी कितनी है? डू यू थिंक कि अगर हमारे पास बेहतर होती सहूलियात, तो ये जो कुछ उन्होंने किया है शायद वो ना कर पाते? 3 लोग 20-22 लोगों को जो है वो अगर कर रहे हैं, जो टेररिस्ट हैं, ख़तरनाक लोग हैं। देखें, बात यह है कि जहाँ तक हमारे वसाइल का ताल्लुक है और हमारी कैपेसिटी का ताल्लुक है, तो वसाइल तो यकीनन खैबर पुख्तूनख्वा को मजीद दरकार हैं। और जंग है, एक जंगी कैफियत है, एक बहुत बड़ी तंजीम है, एक बहुत तहरीक है जो पिछले 20 साल से इस इलाके में पाकिस्तान के खिलाफ मुसल्लह जंग लड़ रही है। तो उनके साथ लड़ना यकीनन वसाइल का मुतकाजी होता है और वसाइल दरकार होते हैं। लेकिन जहाँ तक खैबर पुख्तूनख्वा की पुलिस का ताल्लुक है, CTD का ताल्लुक है, हमारे बाकी इदारे हैं, तो वो अपने वसाइल और अपनी इस्तेदाद के मुताबिक इनका मुकाबला कर रहे हैं। और अब तक जो भी वाक़यात हुए हैं और जितने भी इस तरह के हमले सामने आए हैं, तो वो खैबर पुख्तूनख्वा की पुलिस ने अपने ही वसाइल और अपने ही रिसोर्सेज से उनका मुकाबला किया है और भरपूर तरीके से मुकाबला किया है और अच्छे तरीके से किया है। तो ज़ाती तौर पर मैं समझता हूँ कि वसाइल का जहाँ तक ताल्लुक है, यकीनन हमें ज़रूरत है। अगर हमें वसाइल मज़ीद मिलेंगे वफाक की तरफ से, जो कि हमारा हक़ है, क्योंकि वफाक हमारे 190 अरब रुपए दबा कर बैठा हुआ है और हमें हमारे बकायाजात नहीं दे रहा। अगर हमें वसाइल मिलें तो हम यकीनन अपनी पुलिस को मज़ीद बेहतर बना सकते हैं। बहुत शुक्रिया। बैरिस्टर मोहम्मद अली सैफ साहब हमारे साथ मौजूद थे। नाज़रीन, वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा के मुआवन ख़ुसूसी हैं, इत्तलाआत के गुफ्तगू कर रहे थे इस बनू के अंदर जो वाक़या पेश आया, और अभी तक सूरत हाल जो है वो वैसे ही है जैसे कि कल से वो कह रहे हैं कि उन्होंने महसूर किया हुआ है उस स्टेशन को। नाज़रीन, इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जनरल रिटायर्ड नईम खालिद लोधी साहब, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, और आप डिफेंस एनालिस्ट हैं। बहुत शुक्रिया जनरल साहब, आपने हमें टाइम दिया। ये बनू का जो वाक़या है, किस हद तक आप समझते हैं कि दहशत गर्दी के जो वाक़यात में तेज़ी जो है दोबारा से री इमर्ज हो रही है ये चीज़ें, इसके लिए क्या हिकमत अमली होनी चाहिए हमारी? जी बहुत शुक्रिया। पहले मैं ज़रा थोड़ा सा मेरे जो अपना अंदाज़ा है जी प्लीज़। कि ये चीज़ें क्यों बढ़ गई हैं, वो जो बड़े बड़े फैक्टर्स हैं मैं उनका जिक्र कर दूं, फिर वो जो एग्जैक्ट फैक्टर्स हैं उनकी भी बात करते हैं। देखिए, बात ये है कि सबसे पहले तो आपकी जो इंटरनल इंस्टेबिलिटी है
ये इसका शाखसाना है। जब आप अंदरूनी तौर पे कमजोर हो, आपने एक दूसरे के गिरेबान पकड़े हो और ना कोई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी हो, ना इकोनॉमिक स्टेबिलिटी हो, लोग मखमसे की हालत में हो, तो तब बहुत सारी स्पेस बन जाती है आपकी सोसाइटी में। आपके अंदर लोग मुतनफ़िर लोग भी मिल जाते हैं, दुश्मनों के लिए भी जगह बन जाती है। तो एक तो ये फैक्टर है बड़ा। इसी के साथ मिलती मिली हुई बात यह है कि आपकी फॉरेन पॉलिसी से बिल्कुल जामद और साकित है। आपको कोई पता नहीं है कि आपने किससे क्या बात करनी है, अफगानिस्तान के साथ कैसे बात करनी है, वहां पर जो हुकूमत है उनसे क्या बात करनी है। और ये जो लोग हैं इनके पीछे साफ ज़ाहिर है कि ये अपने तौर पे तो ऑपरेट नहीं कर रहे। ठीक है, स्पेस इनको जहां से भी मिल रही है, इनके पीछे जरूर कोई ऐसी इंटेलिजेंस एजेंसीज हैं जो इनको सारी मालूमात भी फराहम कर रही हैं और सारे इनकी मदद भी कर रही हैं। ये वो इंटेलिजेंस एजेंसीज हो सकती हैं जो पाकिस्तानी फौज की सुबकी चाहती हैं, जो पाकिस्तानी कौम की सुबकी चाहती हैं। ये दूसरा फैक्टर है। तीसरा बड़ा फैक्टर जो कि फॉरेन पॉलिसी से रिलेटेड है कि जब तक आप ये पता ना लगा लें कि आपका दोस्त कौन है और दुश्मन कौन है, मैं अभी बड़े मुल्कों की बात कर रहा हूँ, जो बड़े बड़े मुल्क हैं, सुपर पावर्स हैं या ग्रेट पावर्स हैं, अगर आपको अभी तक ये नहीं पता चला कि कौन सा मुल्क है जो बार बार आपको इस्तेमाल करके इस्तेमाल शुदा तौलिए की तरह फेंक देता है, और वो कौन सा मुल्क है जो आपके साथ हमेशा सॉलिडली खड़ा रहता है, और आप फिर भी किसी की बातों में आ जाएं सिर्फ इसलिए कि आपकी इकोनॉमिक कमजोरी है, वो आपको कोई थोड़े से डॉलर्स की खुशबू सुंघा देता है, आप फिर होश में आ जाते हैं और कहते हैं जी ठीक है, आप बताएं क्या करना है। ये ये तीन तो बड़े फैक्टर हैं जिनका मैंने जिक्र कर दिया, जिसकी ये सारी वजह है। और नीचे अगर आ जाए तो साफ जाहिर है कि इसमें हमारी इंटेलिजेंस की कमजोरी भी है। इसमें हमारे ये जो सरहद पे मुहाफिज हैं उनका भी बनता है कि किस तरीके से ये लोग पार करते हैं। साफ जाहिर है वहाँ हुकूमत जो लेकिन है अभी वहां अभी पर जी जी, वो क्योंकि जो आपने बातें की हैं कुछ, तो एक तो अभी हमारी जो आपसे कबल जो हमारी गुफ्तगू हो रही थी, वो केपी के जो इंफॉर्मेशन के एडवाइज़र हैं सैफ साहब से, बैरिस्टर सैफ से हो रही थी। उन्होंने कहा है कि ये वो लोग थे जिनको ऑलरेडी अरेस्ट किया गया था और ये सीटीडी के स्टेशन के अंदर, ऑफिस के अंदर मौजूद थे। लेकिन किसी तरह से चूंकि वो लोग ज़्यादा थे, 20-22 के करीब थे, तो इन्होंने वहाँ पे जो एहलकार थे वो 3 के करीब थे, जिनको इन्होंने फिर ओवरकम कर लिया। दिस इज़ व्हाट ही इज़ टेलिंग अस। हाँ जी, तो ये तो बहुत बड़ी कोताही है ना। मतलब ये कैसे कैसी प्लानिंग है या किसके ये मतलब जिम्मेदारी थी बकौल उनके कि कि वो। ये क्रॉस करके, बॉर्डर क्रॉस करके नहीं आए। दिस इज व्हाट आई वांट टू से। हाँ जी, वो ठीक है, वो ये अहम मुमकिन है। और उन्होंने, आपको पता है, तहरीक तालिबान ने खुद भी ये बात कही है कि जी हम वहां से नहीं आते, यहीं पर की मौजूद हैं। ये भी तो मैं कह रहा हूँ कि हमारी इंटेलिजेंस एजेंसीज की कमजोरी भी है, फिर हमारे प्लानर्स की कमजोरी भी है भाई। कि 22 लोग अगर आपने पकड़े हो जो कि चले ग्रे हैं, अगर ब्लैक नहीं भी हैं, तो उनके ऊपर 3 आदमी आपने छोड़े हुए हैं कि जो वो करें। तो ये इंटरनल इनएफिशिएंसी भी है और लैक ऑफ अकाउंटेबिलिटी भी है। हम हर चीज के ऊपर पर्दा डाल देते हैं, हर चीज को ऊपर मिट्टी डाल देते हैं, और ये नहीं कि जिसकी जिम्मेदारी हो, बड़े बड़े सानियात हुए इस मुल्क में, तो किसी ना किसी को तो रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए ना। ये तो नहीं हो सकता कि अब कोई भी आप कहें जी कोई भी इसका जिम्मेदार नहीं है, ये बाई चांस हो गया। बाई चांस नहीं होती चीजें, कोताही की वजह से होती हैं, ला इल्मी की वजह तो कम, उससे ज्यादा ये कि नाअहली की वजह से होती हैं। तो नाअहल लोगों को सामने लाना चाहिए, नाअहली को सजा देनी चाहिए, उसके बगैर ये काम आगे नहीं बढ़ेगा। और वो जो बड़ी चीजें मैंने कहा है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। लेकिन जो एक्सटर्नल फैक्टर में आपने फॉरेन पॉलिसी की बात की, तो हमारे वजीर खारजा जो हैं वो तो काफ़ी ज़्यादा एक्टिव हैं। हम उनको देख रहे हैं कि ऑलमोस्ट तमाम जो इम्पोर्टेंट कैपिटल्स हैं दुनिया के, वहाँ पे अभी रिसेंटली वॉज इन अमेरिका। तो फॉरेन पॉलिसी जो है वो किस तरह से, मतलब आप कह रहे हैं कि हमारी नाकाम हो गई है? जी देखें, इस वक्त सबसे ज्यादा हमें जो मुल्क अफेक्ट करता है, जिसकी वजह से हमारा सी पैक का प्रॉब्लम बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारा सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ जाने का प्रॉब्लम बना हुआ है, जिसकी वजह से हमारे ऊपर आए दिन हमले हो रहे हैं, वो कौन सा मुल्क है जिसके साथ सबसे लंबी सरहद है हमारी, जिसके साथ हमारी एथनिक एक किस्म की नियरनेस है, क्लोजनेस है, एक ब्लड के लोग हैं, दैट इज अफगानिस्तान। तो उसके और वहां वो पे तो अभी फॉरेन स्टेट मिनिस्टर फॉर फॉरेन अफेयर्स गई हुई थी, हमारी जो हाँ हिना जी, तो रबानी बस साहिबा हैं। ये अब ये आप मेरे इस सवाल का जवाब देना कि जो सबसे ज्यादा अहम मुल्क है वहां पर स्टेट मिनिस्टर गई हुई थी, जी, और वो भी ठीक है, बहुत अहम है, वहां पर आपके फॉरेन मिनिस्टर गए हुए। तो फॉरेन मिनिस्टर क्यों नहीं गए वहां पर? सिर्फ इसलिए कि जी चूंकि हमने एग्री, उनको एग्री, अभी तक एग्री, तस्लीम बिल्कुल नहीं सही किया। है। तो बात ये है कि आपको पता होना चाहिए कि कौन सी चीज ज्यादा इंपॉर्टेंट है।
और ये जो अभी भी जो जो जितने ज्यादा आपने देखा हो रहे हैं दौरे, वो अमेरिका की तरफ ज्यादा हो रहे हैं। तो चीन किधर खड़ा है? चीन की तरफ कौन गया है? ये कितनी दफा गए हैं? तो मेरे भाई, उसी बैलेंस की तो मैं बात कर रहा हूँ, इसी ठीक, की तो मैं बात करूंगी। हिस्ट्री से आप सबक नहीं सीख रहे कि बिल्कुल सही आपके है। साथ जल खड़ा साहब, कौन हो जल सकता है जी, और खड़ा नहीं हो सकता। जल साहब, ये क्या वजह है कि अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट है मौजूदा अबूरी हुकूमत जो है अफगान तालिबान की, वहाँ से पाकिस्तान के ऊपर हमले भी हो रहे हैं, अफगानिस्तान से लोग आके पाकिस्तान में ये सारी कार्रवाइयाँ कर रहे हैं, तो तालिबान की कोई, अफगान तालिबान की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है? जी, पहले तो अगर आप इजाजत दें तो मैं आपसे डिसएग्री करूं कि जितना खून पाकिस्तानियों का बहा है उन दोनों शख्सों की हुकूमत में जिसका आपने अभी जिक्र किया है, इतना तो नहीं, मैं कभी नहीं बॉर्डर के बहा। ऊपर हमले की बात ये कर रहा था। जाहिर है कि पाकिस्तान के जी अंदर आके तो जाहिर है अफगानिस्तान से ही लोग जी, आते बॉर्डर रहेंगे। के ऊपर हमले जी, भी बहुत ज्यादा हुए थे मेरे भाई। मैं आपको बताता हूँ कि प्रॉब्लम कहाँ होता है। प्रॉब्लम ये जी, होता है कि जब अमेरिकन की और अशरफ गनी की बातचीत शुरू हो गई, तो आखिरी 2 साल जो अशरफ गनी की हुकूमत के थे उसमें अमन अमान था, इसलिए कि अमेरिकन और अफगान तालिबान के दरमियान, और टीटीपी को भी इन्होंने कंट्रोल किया था, कहा था ये कोई हमले नहीं होंगे। आप लोग उससे मिलाते हैं सारे के जी जो एकदम हमले बंद हो गए थे, अभी हमले दोबारा शुरू हो गए हैं। मेरे भाई, ये उसका अशर शीर भी नहीं है। जो जो आपके 80,000 सिविलियन और 12,000 फौजी शहीद हुए थे, वो उन्हीं 2 दौर में हुए थे जिनका आपने बड़े प्यार से जिक्र किया है कि उस वक्त तो कुछ भी नहीं होता था। तो ये ऐसे हिस्ट्री को मसख ना करें। इसमें कोई शक नहीं कि हमें बड़ी उम्मीदें थी अफगान तालिबान से, और हम चाह रहे थे कि ये ऐसा ना हो, लेकिन अभी उनका कंट्रोल कितना है। फिर ये कि वो जो हमसे चाह रहे हैं, आपने क्या किया उनके लिए? वो कम से कम ये चाह रहे थे कि आप उसको तस्लीम करें। वो चाह रहे थे कि आपके जो उनके आने जाने के रास्ते हैं उनको इस तरीके से बनाएं कि लोगों को ज्यादा तकलीफ ना। आपको पता है कि उनके बच्चे और उनकी बच्चियां ट्रॉलर्स के नीचे छुप छुप कर आते हैं पाकिस्तान में, और अपनी छोटी सी गठरी बेचकर वापस जाते हैं, और इतनी बेइज्जती होती है उनकी सुबह से लेकर शाम तक। तो और फिर उन्होंने ये भी कहा है कि जो हमला हुआ है वहां पर, ड्रोन हमला, वो यहाँ की फिजा इस्तेमाल हुई है, वॉट एवर इट इज। तो जरा उनके पॉइंट ऑफ व्यू से भी सोचें। मैं मानता हूं कि हमें वो हमारे साथ उस तरीके से सलूक नहीं कर रहे कि जैसे हम उनसे एक्सपेक्ट कर रहे थे। उनकी एक्सपेक्टेशन का भी थोड़ा जिक्र किया करें ना, कि वो हमसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। चलें, बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड खालिद नहीम लोधी साहब, फॉर्मर डिफेंस सेक्रेटरी, नाज़रीन हमारे साथ मौजूद थे। यहाँ पे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ, चाहता है वहीद हुसैन को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।